नमस्कार दोस्तों। आप देख रहे होंगे कि एक बार फिर अर्नब गोस्वामी चर्चा का विषय बन चुके हैं और इस बार चर्चा का विषय वो इसलिए बन चुके हैं क्योंकि 4 नवंबर को उनको अरेस्ट कर लिया गया है सीआईडी मुंबई पुलिस द्वारा। आज हम बात करने वाले कि उन्हें अरेस्ट क्यों किया गया, उसकी क्या टेक्निकल चीजें हैं, किस सेक्शन के तहत उन्हें अरेस्ट किया गया है, कौन सा उन पर केस लगाया गया, उसकी टेक्निकल चीजों पे आज हम बात करने वाले हैं। इससे पहले कि मैं उस केस की बात करूं, मैं आपको बता दूं कि सुशांत सिंह राजपूत के पेरेंट्स ने जो रिया चक्रवर्ती पे जो आरोप लगाया था वो भी इसी केस के तहत लगाया था। सबसे पहले जो आरोप लगाया गया था वो इसी केस पर लगाया गया था, इसी केस के चलते लगाया गया था। उन्होंने यही कहा था कि ये उन्होंने सुसाइड के लिए उन्हें उकसाया है ना, और साथ ही साथ उनका क्या किया, उन्हें असिस्ट किया है सुसाइड करने के लिए। तो आज हम जानने वाले हैं कि अबेटमेंट ऑफ सुसाइड जो केस लगाया गया अर्नब गोस्वामी पे, ये क्या होता है, इसकी टेक्निकल चीजों को समझेंगे। कुछ टर्म्स भी ऐसे जो उनको भी समझते हुए चलेंगे। तो कहानी ऐसी स्टार्ट हुई थी मई 2018 से, जब अन्वय नायक और उनकी मदर सुसाइड अटेम्प्ट करती है और सुसाइड कर लेते हैं और उनकी सुसाइड नोट मिलता है। और उस सुसाइड नोट में रिपब्लिक टीवी के जो ऑडिटर चीफ है अर्नब गोस्वामी, उनका नाम लिखा रहता है और अन्य 2 बंदों का भी नाम लिखा रहता है। और कहा ये गया था वहां पर, मतलब उन्होंने ये लिखा था कि उनकी कुछ बकाया राशि उन्हें वापस करनी थी अर्नब गोस्वामी को, और जो वो कर नहीं पाए थे और जिसके चलते उन्हें कर्ज का सामना करना पड़ा था, काफी कर्ज हो चुका था जिसके चलते वो उन्होंने सुसाइड अटेम्प्ट किया। तो उसके ऊपर अभी अभी फिर से उस केस को खोला गया और उन्हें अरेस्ट किया गया। काफी पॉलिटिक्स इस पे खेली जा रही है, हम उस पर बात नहीं करेंगे। तो उनपे जो केस लगाया गया है वो लगाया गया है अबेटमेंट ऑफ सुसाइड का, और इसके चलते उन्हें अरेस्ट किया गया। सबसे पहले ये समझ लेते हैं अपन कि सुसाइड और मर्डर में क्या अंतर है। सिंपल सा है, सभी लोग जानते होंगे। जो डिसीज पर्सन होता है ना, जिसको डिसीज की जाती है, जो डिसीज पर्सन होता है, जिसकी डेथ हो गई मान लीजिए, अगर वो खुद ही एक्ट करे तो वो सुसाइड है ना। अगर वो खुद ही एक्ट कर रहा है और वो सेल्फ डिस्ट्रॉय हो जाता है तो ऐसी स्थिति में वो सुसाइड है। और अगर उसे डिस्ट्रॉय अगला वाला बंदा कर रहा है, कोई अदर बंदा, तो वो मर्डर है। बस सिंपल सा है, ठीक है। तो अबेटमेंट ऑफ सुसाइड क्या होता है ये सबसे पहले अब हमको समझना है, पर उससे पहले हमको छोटी छोटी चीजें समझना पड़ेगा, तब जाके हम अबेटमेंट ऑफ सुसाइड को समझ पाएंगे, ठीक है। सुसाइड तो क्लियर है कि सेल्फ डिस्ट्रॉय किया जाता है। अब सबसे पहले ये समझते हैं कि जो अबेटमेंट है ना, जो अबेटमेंट करता है उसे क्या कहेंगे, आप अबेटर कहेंगे नॉर्मल भाषा में। तो अबेटर होता कौन है, सबसे पहली बात तो इसके लिए जो सुप्रीम कोर्ट ने इसको डिस्क्राइब किया वो 3 वर्ड दिए। एक तो अगर वो इंस्टिगेट करे, है ना, वो उसे भड़काए कि आप ये कार्य करिए। अगर वो इंस्टिगेट कर रहा है ना सुसाइड करने के लिए, अगर सुसाइड कमिट करने के लिए इंस्टिगेट कर रहा है ऐसी स्थिति में। सेकंड कॉन्स्पिरेंसी, मतलब कि वो क्या करे, वो साजिश करे, है ना, किसी के साथ मिलकर करे या फिर अकेले करे कि वो क्या कर सके, सुसाइड कमिट कर सके। ऐसी स्थिति में भी वो क्या होगा, अबेटर होगा। साथ ही साथ अगर वो असिस्ट करे, अगर वो सहायता भी कर रहा है, तो ऐसी स्थिति में भी क्या होगा, वो एक अबेटर होगा, ठीक है। तो ये बात थी, 3 स्थिति है जिसे अबेटर आप कह सकते हैं। मान लीजिए कि ए कोई बंदा है जिसपे चार्ज लगाया गया है बी की क्या करने के लिए, अबेटमेंट ऑफ सुसाइड का चार्ज लगाया गया। तो ये बी बंदा क्या होगा कि मान लीजिए वो डिसीज पर्सन है, तो ये जो ए बंदा होना चाहिए, या तो उसने क्या किया होगा, उसको इंस्टिगेट किया हो, या उसने कॉन्स्पिरेंसी की हो, साथ ही साथ या फिर उसने असिस्ट किया होगा। अगर तीनों में से भी एक पाया जाता है तो उसका आप अबेटर कह सकते हैं। अब अबेटमेंट ऑफ सोसाइटी की बात करें तो ये आपको देखने को मिलेगा हमारे इंडियन पीनल कोड के सेक्शन 306 में इसका डिस्क्राइब किया गया। और क्या कहा गया है कि अगर कोई अमेंडमेंट ऑफ सोसाइटी सुसाइड के केस में पाया जाता है तो ऐसी स्थिति में उसकी सजा क्या होगी कि 10 ईयर की उसको सजा दी जाएगी, साथ ही साथ उस पर कुछ फाइन भी लगाए जाएंगे। सेक्शन 305 भी यहाँ पर है, और ये उन बंदों के लिए होता है कि जो डिसीज पर्सन होता है ना, मान लीजिए यहाँ पे मैंने कहा डिसीज पर्सन भी है, जिसको क्या बोलते हैं, डिसीज कराया गया। जब मान लीजिए जिसने सुसाइड अटेम्प्ट किया है, सुसाइड कमिट किया है, अगर वो 18 साल से कम उसकी एज है, ठीक है, साथ ही साथ अगर वो नशे में है या फिर वो क्रेजी पर्सन है ना, तो ऐसी स्थिति अगर होती है तो ऐसी स्थिति में क्या होता है कि जो अबेटर होगा, मतलब ये ए बंदा जो होगा, उसको फांसी भी दी जा सकती है, साथ ही साथ उसे उम्र कैद तक की सजा भी हो सकती है, और कम से कम 10 ईयर की जेल और फाइन तो लगना। ये मतलब कि सेक्शन 305 जो है उसमें अगर नॉर्मल है, अगर जो डिसीज पर्सन है वो नॉर्मल है, तो उसे क्या 10 साल की सजा और फाइन होगी, किसको, अबेटर को। साथ ही साथ अगर वो सेक्शन 305 की हम बात करें तो वहां पे अगर 18 साल से कम की उम्र है किसकी, जो डिसीज पर्सन है, साथ ही साथ अगर वो क्रेजी है या फिर उसने नशा किया हुआ है, ऐसी स्थिति में क्या होगा कि उसे मौत की सजा, मतलब कि फांसी की सजा भी सुनाई जा सकती है, उम्र कैद जैसी भी हो सकती है। अब बात करते हैं कि जो अबेटमेंट ऑफ सुसाइड में अबेटमेंट ऑफ सुसाइड केस होता है ना, तो उसमें क्या होता है कि ये कॉग्निजेबल है, मतलब कि यहां पर आपको किसी प्रकार के अरेस्ट वारंट की जरूरत नहीं है। अगर आप मान लीजिए ए बंदा जो है, मतलब जो अबेटर है, अगर आप उसको अरेस्ट करने जा रहे हैं तो आपको किसी प्रकार के अरेस्ट वारंट की जरूरत नहीं होती, कोर्ट से कोई अरेस्ट वारंट निकालने की जरूरत आपको नहीं होती। दूसरी बात करूं तो ये नॉन वेलेबल भी है, मतलब कि
जो अबेटर है अगर उसकी जेल हो जाती तो अब उसे बेल प्राप्त होना उसका राइट नहीं बचा। अब कोर्ट के ऊपर डिपेंड करता है कि उसे वो बेल देना देगा या फिर नहीं देगा। अब बात करते हैं, ये एक नॉन कंपाउंडेबल भी है ना, मतलब कि एक्चुअल में ऐसा हो जाए कि जो ये डिसीज पर्सन है ना, उसके रिलेटिव्स और ये जो ए बंदा है मतलब कि जो अबेटर है, इन दोनों के बीच में अगर मिली भगत भी हो जाए, मतलब कि कहा जाए कि ठीक है हम इसे कोर्ट के बाहर ही इस केस को क्या कर लेंगे, सुलझा देंगे, तो ऐसी स्थिति में भी एक कोर्ट का केस वो वापिस नहीं ले सकते। इंक्वायरी तो होगी, यहाँ पे जांच पूरी होगी, इसे कहते हैं नॉन कंपाउंडेबल, है ना। तो कॉग्निजेबल की बात करें तो आपको अरेस्ट वारंट की जरूरत नहीं, नॉन अवेलेबल तो आप समझ ही गए होगे। और नॉन कंपाउंडेबल की बात करूं तो ऐसी स्थिति में केस वापस नहीं लिया जा सकता, वहां पे इंक्वायरी होगी, वहां पर पूर्णतः जांच होगी। अब बात करते हैं अबेटमेंट ऑफ सुसाइड केस जो है उसे आपको सिद्ध करने के लिए दो चीजों की सिंपल से जरूरत होगी। पहली चीज तो आप समझ ही पा रहे होंगे कि आपको सुसाइड है या नहीं इसको कंफर्म करना होगा, ठीक है। अगर सुसाइड ही नहीं होगा तो यहाँ पर अबेटमेंट ऑफ सुसाइड हो ही नहीं सकता। तो सबसे पहली बात आपको देखना होगा कि सुसाइड है कि। दूसरी बात कि आपको ये भी देखना होगा, ठीक है सुसाइड अब कंफर्म हो गया, तो सेकंड चीज ये देखी जाएगी, मान लीजिए कोई एक बंदा है जिसके अबेटर कहा जा रहा है और बी है जो कि डिसीज पर्सन है जिसकी मान लीजिए सुसाइड किया जिसने, है ना। तो यहां पर ये देखा जाएगा कि जो ए है ना, ये ए का इंटेंशन कैसा था, है ना, कि उसने कोई भी काम किया, मान लीजिए हो सकता है कि उसने असिस्ट किया हो, पर उसका इंटेंशन देखा जाएगा कि उसका इंटेंशन किस प्रकार का था, क्या वो ये जो उसने किया है, जो एक्ट किया है, वो ये करना चाहता था कि नहीं चाहता था, उसका इंटेंशन देखा जाएगा। साथ ही साथ मान लीजिए एंग्री मूवमेंट पे अगर वो कुछ भी चीज बोल देता है, मान लीजिए इसने कह दिया कि जाओ तुम मर जाओ, मतलब उसने मान लीजिए गुस्से में कह दिया, ऐसी स्थिति में अगर कह दिया उसने तो वहां पर भी ये अबेटमेंट ऑफ सुसाइड का केस नहीं माना जाएगा, क्योंकि ये कहा जाएगा कि उसने गुस्से में कह दिया या फिर जल्दी जल्दी में कोई चीज कह दिया जाती है, तो ऐसी स्थिति में नहीं कहा जाएगा। साथ ही साथ ये बी वाले बंदे का नेचर भी देखा जाएगा कि वो किस प्रकार का था। अगर वो इस प्रकार का नेचर रखता था कि वो बात बात पर गुस्सा हो जाए या बात बात को बहुत ही ज्यादा सीरियसली ले ले, मतलब सीरियसली नेचर था, तो ऐसी स्थिति में भी अबेटमेंट ऑफ सुसाइड होने के काफी कम चांसेस होते हैं।